पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पहले थोड़ा सा जो हम सिलेबस कवर करेंगे आज और कल में वो लिख लीजिए ताकि कोई छूट ना जाए। सबसे पहले रोल ऑफ गवर्नर जो इस साल चर्चा में रहा। करंट अफेयर्स चूंकि हम पॉलिटिका कर रहे हैं तो रोल ऑफ गवर्नर। राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। इलेक्टोरल फंडिंग को रिवाइज करेंगे। इलेक्टोरल फंडिंग, यहाँ हम इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक हिस्सा है, इलेक्टोरल फंडिंग बड़ा टॉपिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड उसका पार्ट है इलेक्टोरल फंडिंग का। तीसरा इलेक्टोरल लिटरेसी। क्योंकि इस बार इलेक्टोरल लिटरेसी पे बहुत काम हुआ है, इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्टोरल लिटरेसी पे बहुत काम हो रहा है, तो इसलिए ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हम चर्चा करेंगे और उन सब में से निकालने की कोशिश करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फाइनेंशियल में लिखिए। फाइनेंशियल institutions in PRIs, financial institutions in PRIs, ठीक है। तो ये खास हैं, अभी बीच में और कुछ आएगा तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस में चलेंगे। पहला इलेक्टोरल फंडिंग, पहला क्या बताया था? रोल ऑफ गवर्नर। यस, तो रोल ऑफ गवर्नर इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस बार क्योंकि एक और लिख लीजिए, मुझे याद आ गया। स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट। स्पेशल स्टेटस विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे रोल ऑफ गवर्नर से। रोल ऑफ गवर्नर इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि बहुत सारे केसेस, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इससे जुड़े हुए रहे हैं और आर्टिकल्स जो हैं आपको इसके तैयार करने हैं। तो गवर्नर जो है राज्यपाल, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंसी है और कई मामलों में आप देखोगे कि वो राष्ट्रपति से भी महत्वपूर्ण है। कई सारे पावर ऐसे हैं जो राष्ट्रपति को नहीं है लेकिन एक तरह से गवर्नर को है। तो गवर्नर इम्पोर्टेंट पोस्ट है, सामान्य ऑफिस नहीं है ये। और डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज़्यादा है, विवेकाधिकार शक्तियाँ ज़्यादा है। तो विवेकाधिकार शक्तियाँ ज़्यादा होने से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो आपको जितने सारे एक्ट इसके बारे में बने हैं या जितने सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं वो आपको इसमें देखना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है एसआर बोमई केस। तो आपका जो होमवर्क है इस बार का वो है एसआर बोमई केस, एसआर बोमई केस। और 3 कमीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है। 3 कमीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन। देखिए, जब कभी भी करंट अफेयर्स में इस प्रकार का कोई मुद्दा आता है, सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है या किसी पोस्ट के बारे में विवाद आता है, डिबेट आती है ना, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, कहीं पर भी अगर इस प्रकार के बहुत सारे आर्टिकल आने लगते हैं तो फिर उसका क्वेश्चन आता है। तो कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो मैं पूरा बता रहा हूँ आप। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ गवर्नर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है, कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो पहला वाला तो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। दूसरे नंबर पे आएगा कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो सबसे फेमस डिसीजन है वो है एसआर बोमई केस, ठीक है। और भी छोटे छोटे केस हैं जहां ये चर्चा में आता है, लेकिन जो सबसे बड़ा माइलस्टोन है वो है एसआर बोमई केस। क्योंकि फेडरलिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, फेडरलिज्म भी, और ये फेडरलिज्म को कमजोर भी करता है और मजबूत भी करता है, दोनों चीजें। तो राज्यपाल पे डिपेंड करेगा, राज्यपाल पे डिपेंड करेगा कि वो राज्यों के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। अब सत्तारूढ़ दल, रूलिंग पार्टी के हिसाब से वो होता है, रूलिंग पार्टी के हिसाब से करता है, इसलिए सरकारिया कमीशन हुआ। दूसरे नंबर पे लिखिए पुंछी कमीशन, पुंछी कमीशन, पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, शीतलवाड़ कमीशन और वेंकट चलैया कमीशन। वेंकट चलैया कमीशन जो था वो पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करता था, संवैधानिक सुधार आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन, सीआरसी, उसको बोलते हैं वेंकट चलैया कमीशन, वेंकट चलैया कमीशन। इसके अलावा एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में भी आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के देखना है। तो कहाँ कहाँ से आपको आंसर, अब ये इतनी चीज़ें जब आप परीक्षा में मेंस में लिखेंगे तो आपका पूरा रोल ऑफ गवर्नर कवर हो जाएगा। इतना मुद्दा आपको लिखना है, और अगर इतना आप तैयार करते हैं तो फिर प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन आपका खराब नहीं होगा, ठीक है। ये हम तैयार करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तो मेंस में कंप्लीट आंसर बनाएगा और प्रीलिम्स का आंसर आपका बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि इससे बाहर प्रीलिम्स का आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी के बीच में से पूछा जाएगा। ये जितने कमीशन है ये रिकमेंड करते हैं कि वो इम्पार्शियल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल राज्यपाल का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राज्यपाल इंडिपेंडेंट कैसे होगा, वो तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा। इसलिए बीच में बात उठी थी कि वो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए। राज्यपाल कौन होना चाहिए, स्वतंत्र आदमी होना चाहिए, कोई स्पेशलिस्ट हो जो जनता के मामलों को जानता हो, सिविल मामलों को जानता हो, जो कानून को समझता हो, जो कानून बनने की प्रक्रिया में इंटरेस्ट लेता हो कि विधानसभा कैसे काम करती है, लोकसभा कैसे काम करती है, यानी राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं, इस तरह की चीज़ें करता हो। ये सारी चीज़ें जो करना जानता हो
मीडिया में संतुलित बयान दे सकता हो, हालांकि मीडिया में बयान देने नहीं होते उसको, लेकिन निष्पक्ष तरीके से काम करने की जिसकी क्षमता हो, इम्पार्शियल हो, निष्पक्ष, किसी पक्षपात न करे। अभी तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना होता है या केंद्र में मंत्री बनाना का चल रहा है और उसको नहीं बना पाए तो उसको नाराज हो गया तो उसको खुश करने के लिए उसको राज्यपाल बना देते। वो रहता तो उसी पार्टी का है, पार्टी छूटती नहीं उसकी। तो इंडिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट कैसे रह पाएगा? अपनी पार्टी की सरकार है तो वो उसको सपोर्ट करेगा और उसकी पार्टी की नहीं है तो उसको गिराने की कोशिश करेगा। आपने देखा कई जगह पर राज्यपाल कितनी गड़बड़ करते हैं। तो अभी अभी शिवसेना वाला केस हुआ है, बिहार में भी आपने देखा ये सारी चीज़ें होती है कि किसको वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस पार्टी के साथ उनका व्यवहार कैसा है और केंद्र ने उसको क्या निर्देश दे रखे। तो अभी वो केंद्र का एक तरह से, यूनियन का, केंद्र का, वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है, जबकि राज्यपाल का पद जो बनाया हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोच के नहीं बनाया था कि किसी पार्टी का प्रतिनिधि होगा और वहाँ पर उस पार्टी की वकालत करेगा और उस पार्टी के लिए काम करेगा, मतलब पार्टी का एक कार्यकर्ता हो गया उस राज्य में। तो फिर राज्यपाल तो बहुत बड़ा पद है, गवर्नर तो बहुत बड़ी चीज़ है। अंग्रेजों के समय में जो गवर्नर थे या और भी जो समय में जो गवर्नर थे वो उस तरह से काम नहीं करते थे, वो हालात को देख करके काम करते थे। पर ये हालात को देख करके काम नहीं करता, वहाँ पर क्या चल रहा है, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, पीस कैसे आएगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, उन चीज़ों को नहीं देखता। वो देखता है कि पार्टी को कैसे। तो ये जितने कमीशन है यही रिकमेंड करते हैं। तो ये रिकमेंडेशन आप आँख मीच के लिख सकते हैं कि इम्पार्शियल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उसे राजनीतिक चालबाजियों से दूर रहना होगा। केंद्र का प्रतिनिधि है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का पार्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको ईयर कि कौन से सन में ये आयोग बना, कब उसने अपनी रिपोर्ट दी, सरकार ने कौन कौन सी मान ली है, ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कौन से साल में आया, ये थोड़ा रटना पड़ेगा। एसआर बोम्मई केस के जो पॉइंट्स हैं वो रटना पड़ेंगे राज्यपाल से जुड़े हुए। आपको जो करना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो ये चीजें जो है ये आपको करना है। तो ऐसा करते ही ये टॉपिक, और संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इससे जुड़े हुए। और सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग हुआ है राज्यपाल के माध्यम से वो है आर्टिकल 356, क्योंकि राज्यपाल ही एक तरह से आर्टिकल 356 के लिए रिकमेंड करता है। तो फिर ये हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? अभी ये जो टॉपिक है ये इस साल 2024 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, ये जो राज्य थे जहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ के राज्यपालों ने सरकार के बहुत सारे बिल को रोका। बिल पास कब होगा, बिल अधिनियम कब बनेगा, एक्ट बनेगा, जब राज्यपाल एसेंट देगा, यानी कि सिग्नेचर करेगा। वो एसेंट देगा तो बिल कानून बन जाएगा। तो ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ये सब लोग इस साल सुप्रीम कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय में डिसीजन दिया राज्यपाल के ऊपर। उन्होंने कहा कि एसआर बोम्मई केस की गाइडलाइन जो थी उसको पालन करो। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनी हुई सरकार कानून बना रही है, तो आप उसको ऐसे पेंडिंग ना करो। क्योंकि देखिए जो वीटो पावर की बात हम कहते हैं राष्ट्रपति के पास में, वो वीटो पावर राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल रिकंसिडरेशन के लिए लौटाएगा या फिर राज्यपाल राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रखेगा। रिकंसिडरेशन के लिए या तो वो फिर से स्टेट लेजिस्लेचर को फिर से कहे, लेजिस्लेटिव असेंबली को कहे कि आप फिर से रिकंसिडर कीजिए, या फिर वो राष्ट्रपति के लिए भेज दे
और एक बार राष्ट्रपति के लिए भेज दिया तो फिर राष्ट्रपति उसको वीटो कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं एक बार। लेकिन कई जगह तो मनी बिल भी रोक लिया। तो मनी बिल भी जब आप राज्य सरकार के रोक लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए। तो अब आपको ये देखना है कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या है राज्यपाल के, वो राष्ट्रपति से ज़्यादा है। लेकिन राष्ट्रपति की तरह वीटो के पावर उसके पास नहीं है। तो उसमें लिखा है कि एज सून एज पॉसिबल, संविधान में लिखा है कि एज सून एज पॉसिबल आप रिकंसिडरेशन के लिए लौटाएंगे। और रिकंसिडरेशन के बाद भी अगर उन्होंने झोंका त्यों एज इट इज पास करके आपके पास भेज दिया तो फिर आप कंसेंट दे देंगे, एसेंट दे देंगे अपने। लेकिन ये जो एज सून एज पॉसिबल है इसका मिसयूज होता है, क्योंकि एज सून एज पॉसिबल का तो कोई मतलब नहीं रहता ना कि वो कब, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो आप पहुंचाएंगे। तो वो 2-2 साल तक नहीं पहुंचाएगा, जबकि एज सून एज पॉसिबल तो 1 महीना 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। राज्यपाल के पास वैसे भी कोई काम नहीं होता, तो अपने आप को बिजी भी नहीं बोल सकता कि मुझे पता नहीं था। इससे महत्वपूर्ण काम क्या है? आप वहाँ सिग्नेचर करने के लिए तो हो कि अगर कोई बिल अगर बना रहा है विधानसभा, तो ये अब आपको इंटरेस्ट आएगा इस मुद्दे पे कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, कौन से हिस्से को करना है। लेकिन मैंने पूरा ये, जब भी कोई ऐसा कोई भी करंट अफेयर्स का मतलब यही है कि कोई भी टॉपिक पॉलिटी से जुड़ा हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट में गया, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो न्यूज़पेपर में पक्का आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इन दिनों में दोनों तरफ के वकील बहस कर रहे हैं। राज्य सरकार ने भी अपना वकील लगा रखा है, केंद्र सरकार अपना सॉलिसिटर जनरल उसमें लगा के रखेगी। तो दोनों बहस करेंगे, वो बहस अखबारों में छपती है और उस बहस के ऊपर जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी राय देते हैं। तो यही द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आता है। और एक बार यदि सुप्रीम कोर्ट में चल पड़ा तो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में कम से कम 3-4 महीने तक आता है इसके ऊपर मैटर, और इसी को आप पढ़ते हो। मैंने पूरा जिस निकाल के बता दिया कि अब स्टूडेंट को क्या करना होता है। स्टूडेंट को एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखनी है, अगर स्टैट्यूटरी कोई पोजीशन है, कोई कानून बना है उसके ऊपर, तो वो देखना है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको देखना है। इससे पहले जो कमीशन कमेटीज बन रखी है उन्होंने अगर कोई रिकमेंडेशन दे रखी है तो उसको देखना है। और क्वेश्चन या मैटर या आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें सबसे पहले तो ये खबरों में क्यों है, फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, स्टैट्यूटरी स्टेटस, सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंस या डिसीजंस अभी के, फिर कमीशन कमेटी के रिकमेंडेशंस, देन फिर आप उस पे आएंगे कॉन्टेंशियस इशू पे। तब इशू पे आएंगे कि अभी ये जो है खबरों में था और ये जो इशू था, तो उसमें जो पावर दी हुई है कि स्पेशल पावर्स ऑफ गवर्नर, रोल ऑफ गवर्नर, यही डिस्कस होना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रोल ऑफ गवर्नर है वो व्यवहार में कैसा है, और ये व्यवहार में और कॉन्स्टिट्यूशनल वाले में डिफरेंस क्यों है, ठीक है। तो फिर अब आप लिखेंगे कि कंसर्न्स क्या है। अब आप जो इशू जो उठा है वो कंसर्न्स की वजह से है, तो वो कंसर्न्स आप लिखेंगे कि चिंताएं क्या है। तो चिंता इस बात की है कि फेडरलिज्म गड़बड़ा रहा है, चिंता इस बात की सेंटर स्टेट रिलेशनशिप गड़बड़ा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार की डेमोक्रेसी में हम रहते हैं उसका नाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ट्रस्ट जो होता है जनता का वो बहुत मायने रखता है। तो ट्रस्ट डेफिसिट तैयार हो रहा है, ट्रस्ट इरोजन हो रहा है। तो ये जो ट्रस्ट इरोजन है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको कम कैसे किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किससे आएगी? लिमिटेड गवर्नमेंट। फिर तो जनता के हित के, जनता के इंटरेस्ट के, पब्लिक इंटरेस्ट के अगर कोई काम है तो वो रुकने नहीं चाहिए। उससे फिर जनता में विश्वास गायब हो जाता है, ट्रस्ट कम हो जाता है। अब आ गया समझ? ये है। तो वे फॉरवर्ड, अब आ जाएंगे वे फॉरवर्ड। तो ये वे फॉरवर्ड
जो आप लिखोगे, वे अहेड जो भी लिखोगे वो आगे कि आगे क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए। जितनी भी दिक्कतें हैं तो रिकमेंडेशंस को आप यूज़ कर सकते हो। जितनी रिकमेंडेशंस थी कमेटी की और कमीशंस की, तो ये मेंस का एक शानदार आंसर हो गया, डिज़ाइन हो गया। अब प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अपने आप हो गई। वहाँ आर्टिकल पूछा तब भी आ गया, कमीशन पूछा तब भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूछा तब भी आ गया। और यूपीएससी में जो वो लैंग्वेज बनाता है टफ, 2-2 लाइन के, 3-3 लाइन के सेंटेंस बनाता है और फिर आपको उलझाने की कोशिश करता है कि ऊपर में से 2 सही है, 3 सही है ना, सारे सही हैं, बिल्कुल सारे गलत हैं, वो जो करता है वो अब ट्रैप में आ जाएंगे। तो इतनी तैयारी एक मुद्दे पे होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलिए, तो ये मुद्दा हुआ। तो अब नेक्स्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन बोला था मैंने, रोल ऑफ गवर्नर के बाद ये मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि मैं पढ़ाते समय फिर स्किप कर जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो 2005 में एक्ट के रूप में आ गया। और आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो राइट टू इन्फॉर्मेशन खबरों में क्यों है, तो खबरों में इसलिए है कि सरकार ने 2019 में कुछ सुधार किए, उसके बाद लगातार कुछ सुधार हुए, कुछ चेंजेस किए, तब से ये चर्चा में है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगेन इसके ऊपर सुन रहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो है आपने बिल्कुल ही उसको टूथलेस टाइगर बना दिया एक तरह का, कोई मतलब नहीं रहा उसका भी। उसके टाइगर के जैसे ना नेल और टेथ आप तोड़ दें तो फिर उसके बाद वो किसी काम का नहीं है, फिर वो शिकार करने की स्थिति में नहीं है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ से शुरू करेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहाँ से आया है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन इमरजेंसी के समय में भी डिस्कस हुआ था, क्योंकि इमरजेंसी के समय में प्रेस पर कंट्रोल हो गया था। तो ये आर्टिकल 19 का पार्ट है एक तरह से। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आप कहेंगे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, स्पीच की बात की जा रही है, अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, बोलने की बात की जा रही है, अभिव्यक्ति है, जानकारी कहाँ से आ गई, इंफॉर्मेशन कहाँ है। तो ये जो आर्टिकल है अपने आप में ये एंटागोनिस्ट आइडिया है ये वाला, कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर आप बोलेंगे नहीं। बोलने के लिए आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, क्योंकि आपको बोलना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको बोलने के लिए कहता है, अभिव्यक्ति करने के लिए कहता है, लेकिन हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम कैसे अभिव्यक्त करें, बोलें कैसे। जैसे आपको किसी को शिकायत लिखनी है, तो शिकायत के लिए भी तो आपके पास मसाला चाहिए। शिकायत कैसे लिखेंगे, क्या शिकायत लिखेंगे। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होनी थी, आपका सिलेक्शन हो गया और 16 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें आपका भी हुआ, 10 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, आपको नहीं मिला। अब आपका बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्त करने का अधिकार है 19 में, तो कैसे अभिव्यक्त करेंगे। सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन, तब आप आरटीआई लगाएंगे, बोलेंगे कि 16 लोगों की लिस्ट दीजिए जिनका सिलेक्शन हुआ, फिर 10 का अपॉइंटमेंट हो गया और बाकी 6 का नहीं हुआ, तो उसका कारण बताइए, क्यों रिजेक्ट हुआ, हमको वो नोटशीट चाहिए। या इन 10 लोगों को जो लेटर जारी हुए वो कौन सी तारीख को जारी हुए, हमको कब होंगे, ये सब बताइए। जब वो आपको बताएंगे तब आप शिकायत करने की स्थिति में रहेंगे कि हमें आरटीआई की जानकारी से ये पता चला है कि इन लोगों का इस तारीख को लेटर जारी हुआ है और हमारा लेटर जारी करने के लिए अभी इन्होंने कोई तारीख नहीं बताई है, हम कब तक इंतज़ार करें। ये शिकायत हो गई। तो ये बोलने का अधिकार, तो जानने का अधिकार, ये जानने का अधिकार बहुत पुराना अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट है।
फंडामेंटल राइट मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कर रहे हैं, काला धन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक मनी को कर्ब करने की कोशिश कर रही है सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। अच्छी बात है, आप जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपने तो बहुत सारी चीज़ें छुपा दी। कंपनी का नाम भी नहीं बताएंगे किसने डोनेशन दिया है, पार्टी को दिया है, कितना दिया ये भी नहीं बताएंगे। तो जब आप पार्टी का नाम भी नहीं बताएंगे, कंपनी का नाम भी नहीं बताएंगे, तो जनता वोट कैसे डालेगी? जनता को जानने का अधिकार है, और ये जानने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, यानी 19 भी है और 21 भी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन फिर 21 का पार्ट बताया है ना, लाइफ विद डिग्निटी, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, उसमें बताया उन्होंने। तो गरिमा के साथ जीवन तभी जी पाएंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, नोइंग होगी, और जब हम चीज़ों को जानेंगे तब हम गरिमा के साथ जीवन जी पाएंगे। ये उसका हिस्सा है, 19 की अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा आप कोई भी काम करो, चाहे ब्लैक मनी को कर्ब करो, चाहे सरकार में सुधार लेके आओ, कुछ भी करो, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स तो एज इट इज रहेंगे। और ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट 3 बड़ी चीज़ों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्यों है और संविधान में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था क्यों रखी गई है, वो लिख लीजिए। पहली चीज़, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, यानी कि संविधान की व्याख्या करना, पहला काम। पहला काम संविधान की व्याख्या करना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम। दूसरी चीज, लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना, लोगों के बजाय नागरिकों के मौलिक अधिकारों, लोगों इसलिए लिखा था क्योंकि पर्सन्स, उसमें गैर नागरिक भी आते हैं। तो लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। 2 चीज हो गई। और तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज है आर्टिकल 13 कि कोई ऐसा कानून अगर पार्लियामेंट बनाती है, व्यवस्थापिका बनाती है, लेजिस्लेचर अगर कोई कानून ऐसा बनाता है, विधायिका अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे कि मौलिक अधिकारों को दिक्कत आती है, मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ होती है, तो उस कानून की व्याख्या करना, जुडिशियल रिव्यू, उसको कहेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक यूं लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, व्यवस्थापिका क्या कर रही है, पार्लियामेंट क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों पर आंच आती है तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, उस कानून को उस हद तक वो नल एंड वॉइड कर देगा, स्ट्रक डाउन कर देगा। जहां मौलिक अधिकारों के हिस्से आते हों, उतना हिस्सा उस कानून का बेकार हो जाएगा, मतलब वो काम नहीं कर पाएगा, वो काम का नहीं रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोलते हैं हम लोग, और भी बहुत सारी चीजें। तो 3 बड़ी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की याद रखिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो काम करता है वो रीट जुरिस्डिक्शन और वो सारी चीजें उसमें आ गई है फंडामेंटल राइट्स में, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ तक कि जनहित याचिका भी उसी में आ गई, PIL भी आ गई। और PIL और ये नए इंस्ट्रूमेंट है, नए तरीके हैं, इसलिए इसको बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन इसके अलावा यदि वो पार्लियामेंट के किसी काम में दखल देता है सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा अगर वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शन करता है, लेजिस्लेचर के फंक्शन करने लगता है, कानून बनाने का काम कभी भी
सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। कानून बनाने वाली जो संस्था है वो है लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत, ये सब कानून बनाने वाली संस्था है। कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स हैं, इसलिए न तो उसको इम्प्लीमेंट करना है ना ही उसे कानून बनाना है। पॉलिसी मेकिंग भी उसका काम नहीं है। इसलिए वो जो बात आती है कि नेशनल हाईवे से 200 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें नहीं होंगी, वो उससे दूर होंगी, ये दरअसल एक पॉलिसी है और ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अपने आप को ओवर रीच कर रहा है, तो इसको बोलेंगे जुडिशियल ओवर रीच। ये जो जुडिशियल ओवर रीच हो रहा था, जुडिशियल एक्टिविज्म तक तो ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म तक क्या है, न्यायिक सक्रियता तक क्या है कि एग्जीक्यूटिव भी अपना काम करने में फेल हुए हैं, लेजिस्लेचर भी काम करने में फेल हुआ है, और कोई मुद्दा मीडिया में बहुत भयंकर तरीके से फैला हुआ है और सरकारें भी नहीं सुन रही, पुलिस भी नहीं सुन रही, तो ऐसे में न्यायालय ने बीच में हस्तक्षेप किया और फिर उसको न्याय मिला। तो ऐसे करके न्याय दिलाना, लेकिन ये तो पॉलिसी है कि हाईवे से 200 मीटर की दूरी पर, ये तो पॉलिसी है और ये पॉलिसी तो मिनिस्टर बनाएगा, सीएम बनाएगा उस राज्य का, क्योंकि शराब किसका विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट का आइटम है, एक्साइज। तो ये सुप्रीम कोर्ट कैसे पटाखे छोड़ने वाली बात है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे आता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, और जब बहुत ही खुलेपन से जब जुडिशरी खुलकर के सामने आ जाते कि ये भी ठीक नहीं है तुम्हारा, वो भी ठीक नहीं, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एडवेंचरिज्म, कि वो एडवेंचर पे निकले हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले, जुडिशियल एडवेंचरिज्म, कि जुडिशरी बिल्कुल एडवेंचर पे निकल गई है। अब उसको बिल्कुल परवाह नहीं है एग्जीक्यूटिव्स की और लेजिस्लेचर की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको 3 काम के लिए दिया, अभी मैंने आपको बता दिया। जब भी इंटरप्रिटेशन की बात आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, डूज और डोंट्स की बात आ रही है, मीन्स जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल करके आया था वो 13 भी है, जुडिशियल रिव्यू का पार्ट भी है और इंटरप्रिटेशन भी है। दूसरा आपको बताया था कि वो क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स के मामले में वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, प्राइमरी जुरिस्डिक्शन भी और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी किस में है, सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारी न्यायपालिका इन मामलों की रक्षा करने के लिए है। और 13 में कोई भी ऐसा कानून कोई राज्य की सरकार बनाती है, ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इसलिए डिस्कस की क्योंकि हम जो आज जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स की, वो इसके आसपास ही घूमेगी, इसी के आसपास घूमेगी। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये बड़ा मेच्योर टाइप का जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आज की क्लास में, ये तब आता है जब आप इन सब मुद्दों को अच्छे से समझ जाते हैं। केवल लक्ष्मीकांत पढ़ने से या कोई पॉलिटी की किताब पढ़ने से वो नहीं आता। कई लोग सोचते हैं पॉलिटी की किताब पढ़ लें, हम आर्टिकल वगैरह रट लें, ये यहाँ है। ऐसा ही एक और मैंने लास्ट में दिया, ट्रिब्यूनल। क्या दिया, रोल ऑफ ट्रिब्यूनल्स, हाँ हाँ हाँ, ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, यस, ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। तो ये जो ट्रिब्यूनल सिस्टम है ये क्वासी जुडिशियल फॉर्म है, क्वासी जुडिशियल सिस्टम है, अर्ध न्यायिक प्रकार का है, क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक प्रकार का है। यहां मैं इसको इस टॉपिक के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, न्यायपालिका से सीधा सीधा जुड़ा हुआ टॉपिक है। और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल हैं वो एक तरह से अपनी क्षमताओं का उपयोग करते करते सरकार को सलाह देने लगे हैं
और सरकार को सलाह यहाँ तक देने लगे हैं कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, इस टाइप की पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसी बात करने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप तो जुडिशल सिस्टम का हिस्सा हैं, एडीआर का हिस्सा हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन उसका हिस्सा है। जो डिस्प्यूट हाई कोर्ट में बहुत पेंडेंसी है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत पेंडेंसी है, इस वजह से ट्रिब्यूनल बने हैं। और अब आप तो सरकार को ये बोलने लगे कि आपको ये पॉलिसी बना लेनी चाहिए, आपको यूँ कर लेना चाहिए। तो ये तो फिर इसका मतलब है कि आप पॉलिसी मेकिंग का काम करने लगे हैं, तो आप तो एग्जीक्यूटिव का काम करने लगे हैं, ये तो आपका काम ही नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है ना अपने बच्चों को एक तरह से। ट्रिब्यूनल क्या है, उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं, ये हमको ठीक नहीं लगा। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, थोड़ा इसको पढ़िएगा क्या क्या डिबेट है, लेकिन मैं आपको मूल डिबेट में ले जाता हूँ। तो उससे पहले वही फिर से व्हाट इज़ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन, ट्रिब्यूनल होते क्या हैं। तो क्वासी जुडिशियल होते हैं, अर्ध न्यायिक प्रकार के सिस्टम है। दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले ट्रिब्यूनल कहाँ है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ट्रिब्यूनल जो है वो देखने को मिलेगा 43 के आसपास ही आ गया था। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना। ये जो ट्रिब्यूनल है ये सारे जुरिस्डिक्शन जो इनका है वो हाई कोर्ट के बराबर है। जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं इनका जुरिस्डिक्शन किसके बराबर है, हाई कोर्ट के बराबर है। और इनमें से यदि किसी भी ट्रिब्यूनल में अगर कोई फैसला होगा तो उसकी जो अपील होगी, अपीलेट अथॉरिटी जो होगी वो कौन होगी, हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट में अपील होगी और फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनकम टैक्स और ये ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जिनका खुद का अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है, अपील भी ट्रिब्यूनल में होती है, तो वहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है। तो उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाए क्यों थे, आवश्यकता क्या थी, नीड क्या है। ट्रिब्यूनल इसलिए बनाए थे क्योंकि ट्रिब्यूनल में न केवल जुडिशियल मेंबर होते हैं बल्कि एक्सपर्ट भी होते हैं, उस एरिया के टेक्निकल एक्सपर्ट भी होते हैं। मान लिया जाए हम ट्राई की बात करें, टेलीकॉम ट्रिब्यूनल की बात करें, तो वहां पर आपको टेक्निकल एक्सपर्ट लगेंगे। ऐसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो उसमें टैक्स एक्सपर्ट लगेंगे, सीए जो होते हैं जनरली, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लगेंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जितने ट्रिब्यूनल हैं उन सब ट्रिब्यूनल्स में एनजीटी में एनवायरमेंटलिस्ट लगेंगे, एनवायरमेंट के जानकार लोग लगेंगे। केवल जुडिशियल होने से काम नहीं चलेगा कि कोई लॉ का एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट होगा, ठीक है, लीगल एक्सपर्ट होगा, अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट्स में क्या होता है कि लीगल एक्सपर्ट ही होते हैं। तो अगर कोई टेक्निकल मुद्दा है, किसी स्पेशल टॉपिक से, सब्जेक्ट से, किसी स्पेशल सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर कोई इशू है तो उसके लिए सरकार ट्रिब्यूनल बना देती है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ये क्रिटिसाइज करता है कि ये जो ट्रिब्यूनल हैं ये जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये हमारा काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आते हैं तो एक तो यहाँ पेंडेंसी बहुत है, एक हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, तो हमको एक तो एक्सपर्ट बुलाना पड़ता, फिर एक्सपर्ट्स की राय लेने के लिए भेजना पड़ता, फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको मामले को सुनता। ट्रिब्यूनल में चले गए तो उनके पास एक्सपर्ट भी हैं, जुडिशियल मेंबर भी हैं, उन्होंने सुन लिया, तो आप हमारा काम हल्का कर रहे हो, अच्छी बात है, हल्का करो। लेकिन हुए तो वो कोर्ट, लेकिन उस कोर्ट का निर्माण जो करता है वो कौन करता है, वो सरकार करती है। पार्लियामेंट में एक्ट बना करके ट्रिब्यूनल बनता है, ट्रिब्यूनल एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन करके आपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना दिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के जितने भी झगड़े हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के जितने भी झगड़े हैं, सरकार तो एक खुद ही पार्टी होती है और आप खुद पार्टी और अपने खिलाफ ट्रिब्यूनल में ही वो मामले जाते हैं। और ट्रिब्यूनल में नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता है, आप ही करते हो, सरकार ही करती है।
सरकार ही अपॉइंटमेंट भी करती है और उसी के खिलाफ वो अपॉइंटमेंट किए हुए लोग मामले सुनते हैं। तो ये तो फेयर नहीं है, फ्री एंड फेयर कैसे रहेंगे वो? एक तो ये मुद्दा है जिसकी वजह से ये चर्चा में आया। दूसरा, ट्रिब्यूनल को पॉलिसी बनाने के लिए नहीं कहना चाहिए, एक ये मुद्दा है। तो तुरंत जो है लेजिस्लेचर की तरफ से और एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आता है कि एनजेएसी तो आपने बनाने नहीं दिया, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जजेस की नियुक्ति जजेस ही करते हैं, जजेस अपॉइंटेड बाय जजेस। ये इंडिया में ही होता है, इंडिया के अलावा और कहीं नहीं होता, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम। तो आप भी तो कॉलेजियम सिस्टम अपनाए हुए हैं, आप अपनी खुद की अपॉइंटमेंट खुद ही करते हैं। तो यहाँ चर्चा जजेस की और यानी कि जुडिशरी की, लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव की, कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करते हैं ट्रिब्यूनल के, ट्रिब्यूनल का निर्माण लेजिस्लेचर के माध्यम से हुआ है और है जुडिशरी का पार्ट, और जुडिशरी से नहीं पूछा जाता कि इसमें किसे अपॉइंट करें। बात समझ में आ रही? जुडिशरी से नहीं पूछा जाता, तो ये एक बहुत बड़ा बहस है। तो भारत में क्या इतने सारे प्रयोग हुए ना, हमने किसी देश से क्या लिया, किसी देश से क्या लिया, और ये सब लेते लेते हम लोग इतना उलझ गए कि ये जो ट्रिब्यूनल नाम की जो चीज़ हमने बनाई ना, इसमें हम लोग जस्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो क्या ट्रिब्यूनल निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है, इंडिपेंडेंट है? उनके जो आका हैं, जो उनको अपॉइंट करते हैं, जो उनको निकाल सकते हैं, वो कैसे उनके खिलाफ फैसला दे पाएंगे? क्योंकि उनकी तो फिर नियुक्ति रद्द हो जाएगी, तो उनके खिलाफ वो फैसला नहीं दे पाएंगे। ऐसे में जुडिशरी भी कुछ नहीं बोल पाती। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि आपका कॉलेजियम सिस्टम कहाँ तक ठीक है कि आप तो खुद को अपॉइंट कर लेते हैं, खुद ही अपॉइंट कर लेते हैं। एनजेएसी में यही तो होने वाला था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होने वाले थे? सरकार के द्वारा होने वाले थे, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें ये समझिएगा। यही चीज आरटीआई जो मैंने अभी आपके सामने शुरू किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो बीच में छूट गया, उसमें सेम चीज है कि जो सीईसी हैं, चीफ सीआईसी हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और स्टेट के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं राज्यों के, इनके जो वेतन भत्ते होंगे, उनके जो सैलरीज होंगी और उनकी जो टर्म्स कंडीशन होंगी सर्विस की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। वो कौन तय करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। ये 2019 में संशोधन आया है। तो ये बहुत खतरनाक अमेंडमेंट है, क्योंकि वो उनके खिलाफ फिर फैसला नहीं दे पाएंगे। दरअसल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, सूचना आयोग जो है, चाहे वो केंद्रीय सूचना आयोग हो, चाहे वो राज्य सूचना आयोग हो, वो भी स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। तो इस सरकार ने ट्रिब्यूनल्स का और खास करके इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की सारी जो सेवा शर्तें हैं वो अपने अधीन कर ली है, और उनकी इच्छा तक वो रहेंगे। जब वो चाहेंगे तब वो उनको हटा सकेंगे। इस स्थिति में ले आए हैं। तो चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमीशन हो, एनजेएसी हो जाता तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। और चुनाव आयोग तो आपने देख ही लिया अभी। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी ठीक वैसे ही हो गई। तो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एनजेएसी हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी, इसलिए उन्होंने कॉलेजियम बना के रखा, नहीं कम से कम ये तो तुम्हारे हाथ में हम नहीं जाने देंगे। तो चंद्रचूड़ उसी को एंजॉय कर रहे हैं अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, इसीलिए वो इतने खुले हुए हैं और खुल करके बयान भी दे पाते हैं। बयान तो क्या है, मतलब फैसले कर पाते हैं, और फैसले मीडिया में नज़ीर बन गए, मतलब वो पूरा देश उसको देख रहा है और फॉलो कर रहा है, और मीडिया के लिए भी सबक है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जितना कुछ हुआ,
खास करके। तो वो चंद्रचूड़ तभी कर पाए, कॉलेजियम नहीं होता तो नहीं होता, चंद्रचूड़ खुद ही नहीं बन पाते, सरकार उन्हें नहीं बनाती, एनजेएसी उनको कभी नहीं बनाता। ठीक है, तो ये पॉइंट्स सारे के सारे जुडिशरी से जुड़ते हैं और ये संविधान के करंट अफेयर्स के हिस्से हैं। तो ऐसे में राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने का एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसको चर्चा कीजिएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इसलिए रखा गया था उस ज़माने में क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जनता को हमारी गोपनीय बातें पता चले। इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था। और आरटीआई में भी ये इन्होंने कर दिया कि आरटीआई में वो जानकारी नहीं दी जाएगी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगी। तो अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती। उसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है आपको, क्योंकि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पार्ट है। अब सारे कानून बदल दिए हैं, अभी तमाम प्रकार के कानून बदले हैं, 7 या 8 तरह के कानून बदले हैं जो अंग्रेजों की एक तरह से उसको बोलते हैं कॉलोनियल लिगेसी की याद दिलाते थे। तो कलंक धोने के लिए कि अंग्रेजों की विरासत नहीं चाहिए, 3 कानून तो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, 3 कानून तो ये हो गए। पोस्ट ऑफिस एक्ट वो भी बदल दिया है, पोस्ट ऑफिस एक्ट भी बदल गया है। तो ऐसे कानून की लिस्ट हम दे देंगे आपको, ठीक है। टेलीग्राफ एक्ट बदल गया है, पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट पूरा, यानी कि पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ एक्ट दोनों ही बदल गया। तो ये जो कानून है जो भी बदला हुआ, तो उसमें ये भी बदलना चाहिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। सेडिशन बदला है, सेडिशन उसमें उसी में बदला है, आईपीसी में ही। तो इतने सारे कानून जब आपने बदले हैं तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी बदलिए, उसको भी खत्म कीजिए। लेकिन फिर भी कुछ एजेंसीज हैं जिसकी सूचना, जैसे कि ईडी, रॉ, सीबीआई, ये कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन जनता को नहीं देते। तो जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, ठीक है, वो कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन जनता को नहीं देगी कि किस आदमी को आपने कब गिरफ्तार किया था, उससे क्या क्या पूछताछ की, आप बताइए, नहीं बताएंगे। वो बताना ज़रूरी नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ वर्ड क्या आएगा, तो हर बात पे जो सुप्रीम कोर्ट कई बार चिढ़ जाता, हर चीज़ में नेशनल सिक्योरिटी न लाया कीजिए। जनता के अधिकार भी कुछ हैं कि नहीं, जनता जानना चाहती है। उस आदमी के फंडामेंटल राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। तो आरटीआई के तहत ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये फिर वहां तक जाता है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन तक, कि कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिसकी जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती। तो वो सारे जो हैं वो ड्रेकोनियन लॉ बन जाएंगे, वो वैसे लॉ बन जाएंगे उस जमाने के बिल्कुल खूंखार कानून हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे भारत की जनता को सताने के लिए। लेकिन अभी की सरकार उनको क्यों नहीं बदल रही? अभी की सरकार क्यों सताना चाहती है? अब तो अपने लोग हैं, भारत के लोगों की सरकार है, भारत में जो लोग हैं वो भी अपने खुद के लोग हैं। तो अब दिक्कत क्या है? अब क्यों आप सताने पे तुले हुए हो? तो इसलिए वो मुद्दा बना है और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और 2 चीज़ों से जाके जुड़ता है। किससे जाके जुड़ता है? फंडामेंटल राइट से जुड़ता है, रोल ऑफ जुडिशरी से जाके जुड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको रखिएगा। तो कौन सी लिस्ट बनानी है कि आरटीआई के तहत कौन कौन से, हाँ। फिर आरटीआई में हायरार्की वो बताइए। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है सबसे पहले, फिर अपीलेट ऑफिसर होता है, अपीलेट अथॉरिटी होती है, देन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, और फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सूचना आयुक्त, ये सूचना आयोग है और उसमें जो बैठता है उसका नाम है सूचना आयुक्त, कमिश्नर उसका नाम है।
फिर वर्तमान में कौन कौन क्या क्या है ये सब, ठीक है। तो ऐसा करके वो कंप्लीट होगा। तो फिर आपका वो जो रिफॉर्म वाला मैंने जो बताया था पहले, आईपीसी रिफॉर्म और सीआरपीसी और वो, उसको थोड़ा रिवाइज करिएगा अच्छे से, और उसमें हर्डल्स बताइएगा कि उसको भारत में लागू करने में दिक्कत क्यों आ रही है। प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत बड़ा मसला है, उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा क्योंकि पक्का क्वेश्चन आएगा उस पर। बहुत बड़ा परिवर्तन आया है भारत में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है, चंद्रचूड़ ने, कि जो नई न्याय संहिता आई और नया जो रिफॉर्म हुआ है आईपीसी में और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो ये जो चेंज आए हैं ये बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया है। ये तारीफ की है उन्होंने, इसका मतलब सोच समझ के की होगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि नए सेक्शंस होंगे, नए तरीके होंगे, इसमें बहुत सारी सजाएं जो है वो कम ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। प्रिजन रिफॉर्म भी हुए, प्रिजन रिफॉर्म भी हमने कॉलोनियल टाइम का पीछे छोड़ दिया, अब नया जेल रिफॉर्म, प्रिजन रिफॉर्म मतलब जेल रिफॉर्म, तो पहले पढ़ाया है मैंने प्रिजन रिफॉर्म, ठीक है। और प्रिजन रिफॉर्म में प्रिजनर्स रिफॉर्म भी अपने आप ही आ गया है। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि पेंडेंसी मैंने बताया था ना, जुडिशियल पेंडेंसी, न्यायपालिकाओं में बहुत सारी पेंडेंसी है, पेंडिंग बहुत है। तो अगर आप जेलें खाली करेंगे, तो जैसे किसी ने 14 साल में से 7 साल की सजा पूरी कर ली है, तो ऐसे को खुद के मुचल के ऊपर, खुद के बॉन्ड के ऊपर, मुचल का मतलब बॉन्ड, खुद के बॉन्ड के ऊपर उसको छोड़ देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है, अभी बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन आ रहा है लेकिन उन्होंने कहा कि हाथ में फिर हम एक बेल्ट बांध देंगे, या आपको कुछ न कुछ मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि आप उसको खोलना नहीं है, जीपीएस लगा होगा, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ घूम रहे हो। अब आप एक कैदी को छोड़ रहे हो, उससे कह रहे हो कि तुम बेल्ट को खोलोगे नहीं, तो ये तो उसके हाथ हो सकता है वो किसी दूसरे को पहना दे भटकाने के लिए, क्योंकि वो बेल्ट जहाँ जहाँ है वहाँ तक वो है, उसको आप तुरंत गिरफ्तार कर सकते हो कभी भी वापस, अगर वो गड़बड़ करता है तो। थोड़ा सा मुश्किल है, हीनियस क्राइम वाले को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म किए हैं कैदियों के लिए भी, ठीक है ना, जल्दी मुक्ति मिलने वाले, है ना। तो जेल में भी काफ़ी सुधार होंगे। तो प्रिजन रिफॉर्म एक्ट 2023, तो 2023 बिल्कुल ऐतिहासिक है। संसद तो उतनी नहीं चली, इसलिए आपको पता भी नहीं चला, बहस भी नहीं हुई, केवल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को गई और स्टैंडिंग कमेटी से वहाँ से जो भी सुधार किया वो हुआ, और बाकी वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए। इतने कानून बने हैं, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि इतने कानून बने 2023 में, लेकिन कहीं कोई हवा नहीं थी। उसका कारण ये है कि संसद ने बस वो बंद रही, लेकिन हंगामा बाहर चलता रहा, अंदर कानून बनते रहे, ठीक है ना। जो भी लोग थे उनमें वो पास करते रहे हाथ खड़े करते हुए, और फिर ऐसे ही राज्यसभा में जंप किया, राज्यसभा वालों ने लोकसभा में किया, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते रहे। और अब देश को ये सब सामना करना पड़ेगा इन कानूनों का, क्योंकि वो हमारी पार्लियामेंट ने बनाए हैं, हम सबके ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। और बताइए अगला क्या था। तो काफ़ी हद तक तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, अब थोड़ा सा वही इलेक्टोरल बॉन्ड वाला ही है, लेकिन इलेक्टोरल फंडिंग थोड़ा सा बड़ा इशू है, क्योंकि इलेक्टोरल फंडिंग का पार्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और अभी भी मैंने सुप्रीम कोर्ट का बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को पता होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट है वो भी एक तरह से। तो आप राइट टू नो, जनता को जानने का अधिकार है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये पैसा कहाँ से ला रही है, ठीक है ना। यूएसए में तो वो खुलेआम होता है, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, और कैपिटलिस्ट कंट्री होने के नाते वो जो प्रेसिडेंट होता है, वो जब प्रेसिडेंशियल डिबेट होती तो पीछे बहुत सारी कंपनीज के लोगो लगे रहते हैं कि
ये कंपनियां इस प्रेसिडेंट को, डेमोक्रेट को सपोर्ट कर रही हैं, ये रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रही हैं, तो जनता भी तय करती है कि हमें इन कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए क्योंकि हम तो इनको वोट देने वाले हैं। तो उस बेस पे जनता भी दो पार्ट में होती है, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। लेकिन हम लोग कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, हम लोग सोशलिस्ट कंट्री है। लेकिन सोशलिस्ट कंट्री भी हमारा पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, इकोनॉमिक आइडिया। पॉलिटिकली हम लोग सोशलिस्ट नहीं है, पॉलिटिकली हम लोग सोशलिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वन पार्टी सिस्टम नहीं है। चाइना की तरह, रशिया की तरह हमारे यहाँ इलेक्शंस उस तरह से नहीं होते। और दूसरा, हम लोग इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमी वाली बात करते हैं, फेबियन सोशलिज्म की बात करते हैं। तो हम जब इकोनॉमी की बात आती तो सोशलिज्म की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का विरोध करते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमी की बात आती तो करते हैं। पॉलिटिक्स, चुनाव के टाइम पे हम सोशलिज्म की बात नहीं करते, ना ही कैपिटलिज्म की बात करते हैं। तो ना हम कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, ना हम सोशलिस्ट कंट्री हैं। और ये कोई एक आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी, बहुत सारा फंडिंग कर दे, एक ही आदमी फंडिंग कर दे। देखिए, मोदी जो ब्रांड बने हैं वो कुछ लोगों के फंडिंग की वजह से बने हैं। पहले जो बीजेपी थी वो कार्डर बेस्ड पार्टी थी, और जो जिलाध्यक्ष होते थे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष होते थे, उन्हें चंदा इकट्ठा करना पड़ता था बहुत सारे बीजेपी के वर्कर्स से। बीजेपी के बहुत वर्कर्स थे जो बीजेपी के लिए चंदा इकट्ठा करते थे, वो फिर जिला अध्यक्ष को देते थे। और जिले लेवल पर जो बीजेपी को चंदा आता था वो स्टेट लेवल पर जमा होता था, स्टेट प्रेसिडेंट को जमा होता था। तो ऐसे में टिकट बढ़ते समय में सबकी अपनी ताकत होती थी कि मैं 1 करोड़ रुपया फलानी जगह से लाया था। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मेरे जिले के हैं, और मैंने उनसे आपको 1 करोड़ रुपया दिलवाया है। अब आपको उनके कहने पर और मेरे कहने पर एक आदमी को टिकट देना होगा। तो डेमोक्रेसी थी, इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। मोदी के आने से इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई एक कंपनी करोड़ों रुपया दे रही है, और वो मोदी की वजह से दे रहे हैं। और मोदी ने और अमित शाह ने बात की, इस वजह से उसने इतना सारा पैसा दिया। अब तुम्हारा काम खत्म, जिला अध्यक्ष का कोई काम नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का कोई काम नहीं, छोटे छोटे वर्कर से भी नहीं पूछना, क्योंकि पैसे की जरूरत है नहीं, तुमको पैसा हम देंगे। पहले बीजेपी में पैसा ग्राउंड लेवल से इकट्ठा होकर के ऊपर तक जाता था, वो पार्टी की काम आता था और उसी से चुनाव लड़ा जाता था। पैसा जब आप इकट्ठा करते हो तो उसके साथ उसकी राय भी ली जाती है। गांव में अगर हवन होता है, यज्ञ होता है, तो बहुत सारे छोटी छोटी जाति के लोगों से जब गेहूं नहीं लिया जाता, भंडारा होगा, यज्ञ होगा तो भंडारा भी चलेगा, तो फिर वो नाराज हो जाता। चाहे आप उनसे 5 रुपया लो, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन आपको लेना पड़ेगा। हम 1 किलो गेहूं देना चाहते हैं भंडारे में, क्यों? क्योंकि हम कंट्रीब्यूटर हैं। कंट्रीब्यूटर है मतलब हम वोटर भी हैं। कभी कोई बात हुई कि आज खीर बनेगी, अगर यही डिसाइड करना है, तो वो आदमी जिसने 1 किलो गेहूं दिया है वो हाथ खड़ा कर सकता है कि मैंने कंट्रीब्यूट किया, मैंने पार्टिसिपेशन है मेरा। इसलिए जो बहुत अपर कास्ट होते हैं और वो अगर हवन करते हैं गांव में और वो छुआछूत फैलाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लोअर कास्ट वालों का अनाज लेने से मना कर देते, तो उसको अनटचेबिलिटी में माना जाता है। जबकि देखा जाए तो उसका तो गरीब आदमी का अनाज बच रहा है, गरीब आदमी का तो अनाज बच गया। ऐसे ही देश के पार्टी के बहुत सारे वर्कर जो हैं बीजेपी के, तो उनका तो पैसा बच गया, उनको क्या करना है मस्ती से। चुनाव तो बीजेपी जीत रही है। नहीं, बात चुनाव बीजेपी के जीतने का नहीं है, बात है कि हमारा पार्टिसिपेशन कहाँ है। इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी मोदी के समय में डैमेज हो गई है। और इसीलिए बहुत लोग चिंतित हैं कि इतनी बड़ी पार्टी जिसने कांग्रेस को धूल चटा दी, और ये केवल मोदी ने नहीं चटाई, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चटाई थी। और तब इस तरह से बड़े बड़े किसी 1-2 धनवान लोगों से पैसा नहीं लिया गया था। तब किससे लिया गया था? कब? तो छोटे छोटे लोगों ने पैसा देकर के पार्टी को इतना खड़ा किया। तो बीजेपी के खड़ा होने में कई लोगों का योगदान है, करोड़ों लोगों का योगदान है, और वो इतनी मजबूत पार्टी बनी है। और वो एक व्यक्ति ने कुछ 10-15 लोगों से पैसा लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए खराब है,
क्योंकि उससे इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म होती है। बात समझ में आई ना? थोड़ा सा कल से अगर मोदी नहीं बचे और उन लोगों का टाइप खत्म हो गया तो ऐसे में बीजेपी को कौन चलाएगा? क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा नया आदमी खड़ा नहीं हुआ जो एश्योर कर सके उन कंपनियों को कि तुम्हारा काम हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम तो बस चंदा दो। और मान लिया जाए उन्होंने उस नेता पे विश्वास नहीं किया और नेता ने उन कंपनियों पे विश्वास नहीं किया, तब फिर से बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ये आदत डलवाना कि तुम्हें अब चंदा मांगना होगा, ये मुश्किल काम होगा, क्योंकि उनकी आदत छूट चुकी है। तब कांग्रेस के लिए पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, आत्मघाती कदम है, सुसाइडल है। तो एक आध बार चुनाव जीत जाना है कि आपको लंबे समय तक सत्ता में बने रहना है। किसी राज्य में आप मुख्यमंत्री होंगे, कई बार आप विपक्ष के खास पार्टी होंगे, सबसे बड़ी पार्टी होंगे विपक्ष की, कई बार आप खुद ही सत्ता में होंगे, ये सब चक्र तो चलता रहेगा ना। तो आपको उसी चक्र में रहना है। इस तरह से एक बार किसी एक व्यक्ति का सहारा लेके, तो ये जब ब्रांड बनता है ना, ब्रांड मोदी, तो ब्रांड मोदी बड़ा खतरनाक है। कई लोगों को लगता है कि ये विरोध में बोल रहे हैं, विरोध नहीं है, पार्टी के फेवर में है। व्यक्ति के अगेंस्ट हो सकता है लेकिन पार्टी के फेवर में। तो इलेक्टोरल फंडिंग के लिए एक आइडिया आया था पहले, जो कमीशन आया था, बहुत सारे कमीशन आए थे, उसमें से एक दो कमीशन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते थे, उन्होंने कहा था कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए। दो तरह की फंडिंग के रास्ते थे, स्टेट फंडिंग एंड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले एक और आया था कि वो थी कमेटी, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो कम्युनिस्ट नेता थे बंगाल के, उनके नाम की कमेटी थी। अभी डेथ हुई उनकी 2-3 साल पहले, खैर जो भी है आप देख लीजिएगा, है ना। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए, यानी कि सरकार जनता के पैसे से ही सभी पॉलिटिकल पार्टी को इक्वल पैसा बांट दे, कि इतना पैसा इस पॉलिटिकल पार्टी को, इतना इसको, और फिर उस पैसे से चुनाव लड़ा जाए। देखिए अभी भी पूरे देश में खर्चे का हिसाब किताब रखने की बात आती है तो उम्मीदवार का तो है कि कैंडिडेट अपना हिसाब देगा चुनाव का, और कैंडिडेट इतने लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी भी भारत में इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी को कितना खर्चा करना ये तय नहीं किया है, यानी वो अनलिमिटेड है, पार्टी अनलिमिटेड खर्चा कर सकती है। तो अगर मुझे टिकट दिया जाता है भोपाल से बीजेपी को, बीजेपी का टिकट, तो यूँ मैं 75 लाख खर्च कर सकता हूँ, 75 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। लेकिन पार्टी तो मेरे ऊपर 75 करोड़ भी खर्च कर सकती ना भोपाल से चुनाव जिताने के लिए। तो बोलते कि पार्टी ने खर्च किया है। बात समझ में आई ना? ये तो पार्टी के खर्चे में, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो 75 लाख ही किया, लेकिन पार्टी ने किया है। तो इसका मतलब है कि कोई पार्टी अगर बहुत पावरफुल है पैसे के मामले में, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके पास जितने ज़्यादा जमा हुए वो उतनी पावरफुल पार्टी है, क्योंकि उसकी तो अपर लिमिट तो है नहीं उसकी कोई। बात समझ में आ गई? तो ये है मुद्दा। इसलिए इलेक्टोरल फंडिंग स्टेट फंडिंग होना चाहिए कि 100 करोड़ उन्होंने कांग्रेस को दे दिए, 100 करोड़ बीजेपी को, और इसमें चुनाव लड़ो, फाइट करो। लेवल प्लेइंग फील्ड इसको बोलते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गया। जैसे आप रेस शुरू कर रहे हो और एक आदमी को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया, एक 50 मीटर पे है और एक और 100 मीटर पीछे है, और अब बोल रहे नहीं अब जो सबसे पहले पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले पहुंचेगा जो 100 मीटर 200 मीटर पहले से आगे खड़ा है। तो सबसे पहले तो सबको एक लाइन में खड़ा करो, फिर इलेक्शन करवाओ। तो इसको बोलेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए स्टेट फंडिंग, इलेक्टोरल फंडिंग और इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड बाद में आएंगे, ठीक है। तो इलेक्टोरल लिटरेसी पे भी एक और मैंने आपको बताया था, इलेक्टोरल लिटरेसी भारत सरकार ने शुरू की है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। स्कूलों में चुनाव की जागरूकता के लिए ऐसे रूम बनाना, क्लब बनाना, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, यूथ के अंदर गांव-गांव जा कर के तो करते हैं स्वीप मिशन,
इलेक्शन कमीशन का स्वीप मिशन। लेकिन स्कूल्स में खास करके जो 18 साल के नहीं हुए हैं बच्चे, उनको वोट डालने की ट्रेनिंग, लेकिन क्या वोट डालने की ट्रेनिंग नहीं, वो केवल वोट डालने की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, और खास करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, बच्चों को यह समझ में आना चाहिए। केवल वोट डालना नहीं, वोट क्यों डाले जाते हैं ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। लिटरेसी है ना, वोटर लिटरेसी या इलेक्ट्रल लिटरेसी का मतलब क्या है, वोट क्यों डाले जाने चाहिए, हम क्यों डालें, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही, फिर देखते हैं कल थोड़ा सा यहाँ ऊपर 3 शादियां हैं तो डिस्टरबेंस रहेगा, नीचे क्लास होगी और नीचे वाले हॉल में, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा शोरगुल होगा तो फिर क्लास बंद करना पड़ेगी। तो कल का थोड़ा सा रिस्की है, क्या करना है बताओ, छुट्टी रखनी है, हाँ नहीं रखनी है, चलो ठीक है, आ जाना, फिर आ जाना, शाम को क्लास लेंगे, ठीक है। शोरगुल तो रहेगा लेकिन देखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परमवंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की